नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से अपन ने पहला भौतिक प्रदेश था हिमालय पर्वतीय भौतिक प्रदेश। तो एक अपन देख चुके हैं हिमालय पर्वतीय भौतिक प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तरी मैदानी भौतिक प्रदेश। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तरी मैदानी भौतिक प्रदेश के बारे में। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो कोई भी जो मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। तो ये हमने राजस्थान ज्योग्राफी में भी देखा था कि जो मैदान हैं उनका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। इसीलिए क्या है कि मैदान जो है वो नए बनते जाते हैं, क्योंकि नदियां बहती रहती हैं, अवसाद जमा होते रहते हैं और उससे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता रहता है। तो अवसादों से मैदानों का निर्माण होता रहता है। तो हमने देखा उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ अवसादों से उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसको भी 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो नदियों के हिसाब से बांटा गया है। सतलज नदी वाला क्षेत्र सतलज के मैदान हो गए, गंगा नदी वाला क्षेत्र गंगा के मैदान हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी मैदान हो गए। तो ये 3 बड़ी नदियां बहती हैं, तो वहाँ का जो क्षेत्र है उनको उनके नाम से मैदानों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं। ये हमने देखा था कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। तो ये हमने देखा, ये कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश है। इससे ऊपर वाला ये जो हमने देखा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश था। हिमालय पर्वतीय भौतिक प्रदेश जो हम देख चुके हैं ये है, और ये वाला जो है ये पूरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसमें से एक तो ये भाग बांट दिया राजस्थान के मैदान, ये वाला क्षेत्र। दूसरा हो गया सतलज के मैदान, जहाँ पे सतलज नदी प्रवाहित होती है। और तीसरा है गंगा के मैदान। तो सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। और चौथा है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो हम एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के मैदानों की। कहाँ पे स्थित है राजस्थान के मैदान? तो अरावली पर्वतमाला जो है उसके पश्चिम में स्थित है। तो अपन ने देखा था राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये इसका पूर्वी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है राजस्थान के मैदान। कहाँ पे स्थित है अरावली पर्वतमाला? देखा था हमने जब हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो हमने विस्तार से देखा था। तो राजस्थान के मैदान स्थित हैं अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो मैदान हैं उनको बोला जाता है राजस्थान के मैदान। अगर हम इनके ढाल की बात करें तो ढाल क्या है? उत्तर पूर्व से लेके, तो ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम, और ये नीचे वाला हो गया दक्षिण। तो ढाल क्या है इन मैदानों की? उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, ये वाला है राजस्थान के मैदानों का ढाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम जो है ये राजस्थान के मैदानों का ढाल है। अब इनको भी वर्षा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के मैदान जो हैं इनको वर्षा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो है राजस्थान बागर, बागर मैदानों को ही बोला जाता है। तो एक भाग है राजस्थान बागर और एक है मरुस्थलीय। हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर एक तो क्या है? शुष्क जलवायु पाई जाती है और एक अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। 0 से लेके 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र है ये हो गया मरुस्थलीय। तो ये कौन सा हो गया? मरुस्थलीय। यहाँ पे अगर हम जलवायु की बात करें तो कैसी होगी? यहाँ पे होगी शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क परिस्थितियां होंगी। और 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक, यानी कि हमने देखा था 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पे अरावली आ जाता है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेके अरावली के बीच वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो राजस्थान बागर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वतमाला और 25 सेंटीमीटर समवर्षा के बीच का जो क्षेत्र है वो हो गया राजस्थान बागर। तो वर्षा के आधार पे बटा हुआ है। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? तो 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे औसत वर्षा होती है।
और जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरा मरुस्थलीय हमने देख लिया, 0 से लेके 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाला जो क्षेत्र है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, तो ये हमने राजस्थान के देखा था, ये अगर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है तो इसके पश्चिम में कौन सा वाला है, ये वाला क्षेत्र हो गया। तो 0 से लेके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हम बोल सकते हैं इसको, और 25 से लेके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र हो गया राजस्थान बागर, ये अरावली आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाया, राजस्थान बागर कहलाया। और 0 से लेके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र मरुस्थलीय कहलाया। ठीक है, यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक यहाँ पे औसत वर्षा होती है। यहाँ पे परिस्थितियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं। दूसरा मैदान है सतलज का मैदान। तो हमने राजस्थान के मैदान के बारे में देख लिया, अब देखते हैं सतलज के मैदान के बारे में। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो सतलज के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदियों के द्वारा सतलज के मैदानों का निर्माण हुआ है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो पंजाब और हरियाणा में इनका विस्तार है। राजस्थान के जो मैदान है उनका पूरा विस्तार राजस्थान के अंदर है। सतलज के मैदानों का विस्तार है पंजाब तथा हरियाणा में। अगर हम इनके ढाल की बात करें तो इनका ढाल क्या है, सेम जैसे राजस्थान के मैदानों का ढाल है वैसा ही ढाल है सतलज के मैदानों का। उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम जो है वो ढाल है सतलज के मैदानों का। यहाँ पे ये जो सतलज के मैदान हैं, यहाँ पे एक तो बारी दोआब है और एक यहाँ पे है बिस्त दोआब। दोआब क्या होता है, दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दोआब क्या कहलाता है, दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो यहाँ पे दो प्रमुख दोआब हैं। हमने देखा कि रावी, व्यास और सतलज नदी के द्वारा सतलज के मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रावी नदी आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है व्यास नदी। तो व्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब कहलाता है। तो इस दोआब का एक नाम है बारी दोआब। तो यह आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि बारी दोआब क्या है। रावी और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बारी दोआब। ये व्यास नदी आ गई और यहाँ से ये आ रही है सतलज नदी। तो सतलज और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है बिस्त दोआब। अब दो नदियां हैं, उनके बीच का क्षेत्र दोआब कहलाएगा, ठीक है। तो इस दोआब को किस नाम से जाना जाता है, व्यास और सतलज का जो दोआब है उसको बोला जाता है बिस्त दोआब, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना, बारी दोआब और बिस्त दोआब। बारी दोआब है रावी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र और बिस्त दोआब है व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। फिर नीचे आती है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, मालवा के मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी और उसके नीचे जाती है यमुना नदी। तो घग्गर और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, हरियाणा, भिवानी, बागर। तो बागर भी मैदानों को ही बोला जाता है। तो घग्गर और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है हरियाणा, भिवानी, बागर। सतलज और घग्गर के बीच का क्षेत्र कहलाता है मालवा के मैदान। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये हमने देख लिया, सतलज और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र मालवा के मैदान कहलाते हैं। घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हरियाणा, भिवानी, बागर के नाम से। तो ये क्या कहलाता है, हरियाणा, भिवानी, बागर। बागर भी मैदानों को बोला जाता है। तो ये हमने सतलज के मैदानों के बारे में देख लिया। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश का अगला भाग है गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान को विस्तार से देखते हैं। अगर इसके ढाल की बात करें तो इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व। अभी हमने देखा राजस्थान के मैदान और जो सतलज के मैदान हैं
उनका ढाल था उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, और गंगा के मैदान का ढाल है उत्तर पश्चिम से लेके, यानी ये वाला ढाल हो गया इनका, ये उत्तर है, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये है दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ ये ढाल हो गया गंगा के मैदानों का। अगर इसके विस्तार की बात करें कि गंगा के मैदानों का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः गंगा के मैदानों का विस्तार है। यहाँ पे जो गंगा का मैदान है, इसको यहाँ पे इसके कई सारे स्थानीय नाम हैं, जैसे कि बिहार में अलग नामों से जाना जाता है, यूपी में अलग नामों से जाना जाता है, लखनऊ में अलग नामों से जाना जाता है। तो गंगा के मैदानों के स्थानीय स्तर पे अलग अलग नाम हैं। तो अगर हम इसको मैप से देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ये गंगा नदी है, तो ये जा रही है गंगा नदी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है गंगा की, कोसी नदी, जो कि इसमें आके मिल रही है। यहाँ से महानंदा नदी आके इसमें मिलती है। यहाँ से गंगा नदी से निकलती है हुगली नदी, तो ये यहाँ से गंगा से निकल के जाती है हुगली नदी। हुगली नदी में यहाँ से आके मिलती है दामोदर नदी, और यहाँ उड़ीसा के अंदर यहाँ से आती है ये स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। दामोदर आती है झारखंड से, उधर ऊपर बिहार की तरफ से आती है कोसी नदी, जो कि गंगा नदी में आके मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि गंगा के मैदानों को किन किन नामों से जाना जाता है, तो जो पश्चिमी यूपी है यहाँ पे बोला जाता है रोहिलखंड। तो ये यूपी वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे पश्चिमी यूपी में बोला जाता है गंगा के मैदानों को रोहिलखंड। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि पश्चिमी यूपी में गंगा के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, या फिर रोहिलखंड आपसे पूछ लिया जाए कि रोहिलखंड क्या है, किसका नाम है, तो गंगा के मैदानों को ही बोला जाता है पश्चिमी यूपी में क्या बोला जाता है, रोहिलखंड बोला जाता है। लखनऊ में क्या बोला जाता है, गंगा के मैदानों को अवध बोला जाता है। तो अवध भी क्या है, गंगा के मैदान का ही भाग है, तो गंगा के मैदानों को लखनऊ में बोला जाता है अवध। मिथिला, मिथिला कहाँ पे बोला जाता है, बिहार में बोला जाता है गंगा के उत्तर में। तो ये गंगा नदी बह रही है, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया। तो ये इसका उत्तर है और नीचे वाला गंगा नदी का दक्षिण है। तो गंगा नदी के उत्तर में बिहार में गंगा के मैदानों को क्या बोला जाता है, मिथिला, और गंगा नदी के दक्षिण में बिहार में गंगा के मैदानों को क्या बोला जाता है, मगध बोला जाता है, ठीक है। तो मिथिला बोला जाता है गंगा के उत्तर में, और मगध बोला जाता है गंगा के दक्षिण में बोला जाता है। गंगा के मैदानों को बिहार में बोला जाता है, ठीक है। बारिंद, बारिंद कहाँ पे बोला जाता है, कोसी नदी और जो महानंदा नदी है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है बारिंद। तो गंगा के मैदानों को कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा के मैदानों को क्या बोला जाता है, बारिंद बोला जाता है। रार कहाँ पे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है रार। तो रार कहाँ पे बोला जाता है, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, बीच में जो गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रार। तो ये कुछ नाम है, स्थानीय स्तर पे वहाँ पे नाम बोला जाता है। गंगा के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रोहिलखंड कहाँ पे बोलते हैं, तो पश्चिमी यूपी में बोला जाता है रोहिलखंड। अवध कहाँ पे बोलते हैं, तो लखनऊ में बोला जाता है गंगा के मैदानों को अवध बोला जाता है। मिथिला कहाँ पे बोला जाता है, तो गंगा के उत्तर में, और बिहार में गंगा के मैदानों को मिथिला बोला जाता है। मगध भी बिहार में बोला जाता है, लेकिन गंगा के दक्षिण में जो गंगा के मैदान हैं उनको बोला जाता है। बारिंद कहाँ पे बोला जाता है, तो कोसी और महानंदा नदी का बीच का जो क्षेत्र है, जो गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, उसको बारिंद बोला जाता है। और रार कहाँ पे बोला जाता है, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, उसको बोला जाता है रार। तो ये हमने गंगा के मैदानों के बारे में देख लिया। अब हमारा इसमें आता है ब्रह्मपुत्र के मैदान। उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था, राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, और चौथा आता है ब्रह्मपुत्र के मैदान। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इनका विस्तार है मुख्यतः असम में है। असम के धुबरी से लेके सादिया तक ब्रह्मपुत्र के मैदानों का विस्तार है। ये वाली जो भूमि है ये काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे चावल और पटसन की खेती की जाती है। पटसन को ही जूट बोला जाता है, तो
तो चावल और पटसन की खेती यहाँ पे मुख्यतः की जाती है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। तो ये हमने जो उत्तरी मैदानी प्रदेश था, उत्तरी मैदानी प्रदेश, उसको 4 भागों में बांटा गया था, उसके बारे में देख लिया। कौन कौन से थे 4 भाग? राजस्थान के मैदान, राजस्थान के मैदानों को फर्दर 2 भागों में बांटा गया था वर्षा के आधार पे, ठीक है। उसके बाद था सतलज के मैदान, विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ढाल क्या है उनका, ठीक है। उसके बाद बांटा गया था गंगा के मैदानों में, और उसके बाद बांटा गया था ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अब अगला हमारा जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कुल हमने देखा था कि भारत जो है वो 5 भौतिक प्रदेशों से मिलके बना हुआ है, या फिर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से अपन ने देख लिया हिमालय पर्वतीय प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अपन ने देख लिया उत्तरी मैदानी प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में देखते हैं, किसका भाग है? तो ये है गोंडवाना लैंड का भाग है। जब ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है तो यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे पठार होंगे, पर्वत होंगे। तो यहाँ पे कई सारे पठार हैं। कौन कौन से पठार हैं इस पठारी प्रदेश के अंदर, एक एक करके देखते हैं। इसको पहले हम मैप से समझ लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। ये हमने देख ही लिया, ये वाला है उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये ऊपर वाला जो था ये उत्तरी मैदानी प्रदेश हो गया, और ऊपर वाला था वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। कई सारे पठार और पर्वतों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से पठार यहाँ पे हैं? तो यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे मेवाड़ का पठार, उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे है मध्य भारत का पठार, यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार। तो मेवाड़ का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया। यहाँ पे है मालवा का पठार, यहाँ पे है 5 नंबर पे बघेलखंड का पठार, 6 नंबर पे है छोटा नागपुर का पठार, उसके पास में स्थित है दंडकारण्य पठार। उसके बाद 8 नंबर पे आता है मेघालय का पठार, 9 नंबर पे आता है करबी आंगलोंग पठार, और 10 नंबर पे सबसे बड़ा पठार आता है दक्कन का पठार। तो मुख्यतः इतने सारे पठार हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर। तो एक एक पठार को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ का पठार। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। तो हमने देखा था ये अरावली पर्वत है, और इसके ये वाला अरावली का पश्चिमी भाग है और ये वाला अरावली का पूर्वी भाग है। तो कहाँ पे है मेवाड़ का पठार? ये अरावली पर्वत और इसके पूर्व में स्थित पठार है मेवाड़ का पठार। ढाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर इसका ढाल है, और इस पठार में बनास नदी जो है वो बहती है। तो इस पठारी प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। दूसरा है मध्य भारत पठार। मुख्यतः कहाँ पे स्थित है ये वाला पठार? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है मध्य भारत का पठार। अगर इसके ढाल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से लेके, यानी कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो कहाँ से है ढाल? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर ये वाला ढाल है। तो मध्य भारत पठार का ढाल क्या है? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। तो मध्य भारत पठारी प्रदेश जो है यहाँ पे चंबल नदी बहती है। हमने देखा कि मेवाड़ के पठार में बनास नदी बहती है, और मध्य भारत पठारी प्रदेश जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में है यहाँ पे चंबल नदी बहती है। अगला है बुंदेलखंड का पठार। कहाँ पे स्थित है? तो मुख्यतः यूपी और मध्य प्रदेश में स्थित पठार है। अगर इसके ढाल की बात की जाए तो दक्षिण से लेके उत्तर की ओर, ये दक्षिण हो गया और ये हो गया उत्तर। तो दक्षिण से लेके उत्तर की ओर ढाल है बुंदेलखंड के पठार का। कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पे? कैन और बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड के जो पठार हैं यहाँ पे बहती हैं। अगला पठार है मालवा का पठार। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। और कौन सी आकृति में है? तो ये जो पठार है ये त्रिभुजाकार आकृति में है और लावा की परतें पाई जाती हैं। इस पठार पे, मालवा का जो पठार है, इस पे लावा की परतें पाई जाती हैं, और जहाँ पे लावा की परत होगी वहाँ पे
काली मिट्टी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी। तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार पे। मध्य प्रदेश में स्थित त्रिभुजाकार पठार है जिसपे लावा की परत पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नदी बहती है मालवा के पठार पे? तो यहाँ पे भी चंबल नदी बहती है। अगर इसका ढाल देखा जाए तो दक्षिण पूर्व से लेके, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर ढाल है मालवा के पठार का। ठीक है, अगला है बघेलखंड पठार। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कैमूर पहाड़ियां हैं उनके पूर्व में स्थित पठारी भाग है। तो इम्पोर्टेंट है, मालवा का पठार भी पूछा जाता है, बघेलखंड का पठार भी पूछा जाता है, बुंदेलखंड का जो पठार है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस पठारी भाग का विस्तार है। वहाँ पे जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं उनके पूर्व में स्थित है बघेलखंड का पठार। ये जो पठार है बघेलखंड का पठार, ये सोम नदी और महानदी का जो अपुआ तंत्र है उसको अलग करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। सोम नदी और महानदी के अपुआ तंत्र को कौन सा पठार है जो अलग करता है? तो ये करता है बघेलखंड का पठार। अगला पठार है छोटा नागपुर का पठार। सबने नाम सुना है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित पठार है। छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पे लोहे एस्क के जो भंडार हैं काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोहा एस्क पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है, जो कि छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। एक ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, यहाँ से बहती है दामोदर नदी। तो एक तो क्या हो गया इसका उत्तरी भाग हो गया, दामोदर नदी के उत्तर में उत्तरी भाग। एक हो गया इसका दक्षिणी भाग। दामोदर नदी जो है ये छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को तो बोलते हैं हजारीबाग का पठार, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? रांची का पठार बोलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है उसका उद्गम यहीं से होता है, रांची के पठार से। तो यहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? रांची के पठार से हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा नागपुर पठार है उसको दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को बोला जाता है हजारीबाग का पठार और इसके दक्षिणी भाग को बोला जाता है रांची का पठार। रांची का पठार जो है यहीं से उद्गम होता है स्वर्ण रेखा नदी का। अगला है दंडकारण्य पठार। कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित पठार है। दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ में बोला जाता है बस्तर का पठार। ठीक है, तो यहाँ पे भी लो एस्क और बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। हमने देखा छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे भी काफी अच्छी मात्रा में लो एस्क के भंडार मिलते हैं, और जो दंडकारण्य पठार है यहाँ पे भी लो एस्क और बॉक्साइट के जो भंडार हैं काफी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। उड़ीसा का जिला है कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगिर। ये जो जिले हैं उड़ीसा के, ये बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कोरापुट, बोलानगिर और कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के भंडार के लिए। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के जिले हैं। या तो आपसे कालाहांडी पूछ लिया जाएगा, कोरापुट पूछ लिया जाएगा, बोलानगिर, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ये जो जिले हैं उड़ीसा के, ये बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। और छत्तीसगढ़ में है दल्ली राजहरा नाम की लो एस्क की खान है, काफी प्रसिद्ध खान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दल्ली राजहरा क्या है? सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि दल्ली राजहरा क्या है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित एक लो एस्क की खान है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी बहती है दंडकारण्य पठार से? तो इंद्रावती नदी जो है ये बहती है दंडकारण्य पठार से। अगला पठार है मेघालय का पठार, या फिर इसी को बोला जाता है शिलोंग का पठार। तो ये जो पठार है इसको छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। यहाँ पे भी लो एस्क, कोयले और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। इस पठारी बाग में कई पहाड़ियाँ भी हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक चोटी। एक यहाँ पे है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। एक है जैंतिया पहाड़ी, और जैंतिया पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मारंगसी। तो यह आपको ध्यान रखना है। मेघालय पठार में कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गारो पहाड़ी,
जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोकरेक। और गारो पहाड़ी है कौन से पठार में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय या फिर शिलोंग पठार में। यहीं पे है खासी पहाड़ियाँ जिनकी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, जैंतिया पहाड़ियाँ जिसकी सबसे ऊंची चोटी है मारंगसी। तो यह आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं यहीं पे मौसिनराम और चेरापूंजी जगह जो है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जाना जाता है, मौसिनराम और चेरापूंजी। ये कहाँ पे स्थित है? ये खासी पहाड़ियों में स्थित जगह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौसिनराम और चेरापूंजी किसके लिए जाना जाता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जाना जाता है मौसिनराम और चेरापूंजी। कहाँ पे स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। और खासी पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय पठार के अंदर स्थित हैं। ठीक है। अगला पठार है करबी आंगलोंग पठार। कहाँ पे स्थित है? तो असम में है ये वाला पठार। इस पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मिकिर और रेंगमा पहाड़ी जो हैं ये स्थित हैं करबी आंगलोंग पठार पे। अगला पठार है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है ये भी त्रिभुजाकार आकृति में है। यहाँ पे भी लावा की परतें पाई जाती हैं। जहाँ लावा की परत होगी वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी होगी। तो यहाँ पे भी दक्कन के पठार की भी मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। ढाल की बात की जाए तो ढाल कैसा है? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। तो ये वाला ढाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है दक्कन के पठार का। जब यहाँ पे काली मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पे किसकी खेती होती है? कपास की खेती की जाती है। ये जो दक्कन का पठार है इसको भी प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो गया महाराष्ट्र का पठार, एक आंध्रा का पठार और एक है कर्नाटका का पठार। जो महाराष्ट्र का पठार है यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी जो हैं वो बहती हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का पठार। आंध्रा का पठार, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो कृष्णा नदी जो है वो आंध्रा के पठार को 2 भागों में बांटती है। तो कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी बहती है जो कि आंध्रा के पठार को 2 भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग जो है वो तेलंगाना कहलाता है और दक्षिणी भाग है वो रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना किसका हिस्सा है? आंध्रा के पठार का हिस्सा है। कृष्णा नदी जो है ये आंध्रा के पठार को, ये आंध्रा का पठार हो गया, ये कृष्णा नदी होगी, ये इसको 2 भागों में बांटती है। तो इसका उत्तर वाला तो हो गया तेलंगाना और इसका दक्षिणी भाग जो है ये हो गया रायलसीमा। तो ये जाना जाता है रायलसीमा के नाम से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। कर्नाटक का पठार जो है 600 मीटर की जो समोच्च रेखा है ये कर्नाटक के पठार को 2 भागों में बांटती है। इसका भी उत्तरी भाग क्या कहलाया? बेंगलोर का पठार, जहाँ पे तुंगभद्रा नदी जो है वो बहती है। और इसका दक्षिणी भाग जो है ये कहलाता है मैसूर पठार के नाम से और यहाँ पे बहती है कावेरी नदी। तो ये हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वहाँ पे कई सारे पठार हैं। तो कौन कौन से मुख्य पठार जो हैं वो उस पठारी प्रदेश में स्थित हैं। तो हमने पठारों के बारे में देख लिया, प्रायद्वीपीय प्रदेश के जो पठार थे उनके बारे में अपन ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसमें पठार भी हैं और पर्वत भी हैं। तो पठार हम देख चुके हैं कौन कौन से, तो मुख्यतः हमने 10 पठारों के बारे में बात करी है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर स्थित हैं। ठीक है। तो एक तो इसमें आता है इस पठारी प्रदेश में अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस देख लेते हैं। अरावली पर्वत जो है ये है प्राचीन और वलित पर्वत। जैसे कि मैंने हिमालय में आपको बताया था, हिमालय पर्वत जो है ये है नवीन वलित पर्वत, यानी कि नया बना हुआ फोल्डेड माउंटेन। तो नवीन वलित पर्वत। और अरावली क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है, पुराना बना हुआ वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट यानी अवशेष बचे हुए, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। और हिमालय पर्वत जो है ये नया बना हुआ पर्वत है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तार है अरावली पर्वत का?
तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे है। तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार है। निर्माण काल की अगर बात की जाए, अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में स्थित है। तो इस पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 930 मीटर इसकी लगभग औसत ऊंचाई है। कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं? सीसा, जस्ता, चांदी, लोएस्क, तांबा। तो ये क्या है? पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, तो ये खनिजों का भंडार मिलता है यहाँ पे। लगभग सारे खनिज मिलते हैं अरावली पर्वत से। सीसा मिलता है, जस्ता भी मिलता है, चांदी, लोएस्क और तांबा। तो ये सारे खनिज जो हैं, मिनरल जो हैं, ये अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं, पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है ये महान जल विभाजक का भी भाग है। तो एक तो अरावली पर्वतमाला है महान जल विभाजक का भाग, एक विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है ये भी महान जल विभाजक का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये भी महान जल विभाजक का भाग है। जो पश्चिमी घाट है ये भी क्या है? महान जल विभाजक का भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला जो है ये महान जल विभाजक का भाग है। अगला है विंध्याचल पर्वत। तो ये भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में स्थित एक पर्वत है। ये जो पर्वत है चूना पत्थर से बना हुआ एक खंड पर्वत है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। तो ये ध्यान रखना है, विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है और चूने पत्थर से बना हुआ एक खंड पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो गुजरात से लेके छोटा नागपुर पठारी जो क्षेत्र है यहाँ तक विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं इस पर्वत पे? विंध्याचल पहाड़ी स्थित है, भारनेर पहाड़ी स्थित है, कैमूर पहाड़ी स्थित है और पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं ये स्थित हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना चोटी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्या है? महान जल विभाजक का भाग है। तो हमने देखा कि अरावली है ये भी महान जल विभाजक का भाग है, विंध्याचल पर्वत जो है ये भी महान जल विभाजक का भाग है। अगला पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, जो कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में स्थित है। ये जो पर्वत है ये बालू पत्थर से बना हुआ पर्वत है। विस्तार की बात की जाए तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। ये भी क्या है? महान जल विभाजक का भाग है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि सतपुड़ा पर्वत पे स्थित हैं? राजपीपला पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी। तो ये महत्वपूर्ण है, महादेव और मेकाल पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं पूछी जाती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत पे स्थित पहाड़ियाँ हैं महादेव और मेकाल पहाड़ियाँ। कहाँ पे हैं? गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी जो है ये मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है, जो कि मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है पश्चिमी घाट, या फिर इसको सह्याद्री बोला जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो तापी भ्रंश घाटी से लेके कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो इसको हम मैप से देख लेते हैं। ये वाला है पश्चिमी घाट, ये अपना भारत का ये पश्चिमी भाग है। तो ये वाला इधर का जो घाट है ये कहलाता है पश्चिमी घाट, और ये इधर है पूर्वी भाग। तो पूर्वी साइड में जो है वो कहलाता है पूर्वी घाट। तो इधर वाला हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिम दिशा वाला,
और पूर्वी साइड वाला हो गया पूर्वी घाट। पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, जिसको कि सह्याद्री भी बोला जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तापी भ्रंश घाटी से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार है। ये वाला लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तार है पश्चिमी घाट का। ढाल की बात की जाए तो ढाल कैसी है इसकी? जो पश्चिमी ढाल है वो तो तीव्र है, और जो पूर्वी ढाल है इसका वो क्या है? मंद है। इसको भी अलग अलग प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रादेशिक भागों में बांटा गया है? एक तो इसको बांट दिया उत्तरी सह्याद्री में, एक बांट दिया मध्य सह्याद्री में, और एक बांट दिया दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया। तापी भ्रंश घाटी से लेके 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहां तक हो गया, उनके बीच वाला जो है ये हो गया उत्तरी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नीलगिरी पहाड़ियों के बीच वाला जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो हो गया मध्य सह्याद्री। और नीलगिरी पहाड़ियों से लेके कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री के नाम से। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार है दक्षिणी सह्याद्री का। मध्य सह्याद्री है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक। ठीक है, और उत्तरी सह्याद्री का विस्तार है तापी भ्रंश घाटी से लेके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की। मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में तापी भ्रंश घाटी से लेके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी सह्याद्री की? तो कलसुबाई चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम यहीं से होता है। तो कलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं उत्तरी सह्याद्री में? एक महाबलेश्वर चोटी है जो भी उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये होता है महाबलेश्वर चोटी से। कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं यहाँ पे। एक है थाल घाट दर्रा, जो कि मुंबई से नासिक को जोड़ता है ये दर्रा। और यहाँ पे NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है वो इस दर्रे से होते हुए जाता है। और कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? एक है उत्तरी सह्याद्री में भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई से पुणे तक जाता है। और नेशनल हाईवे 4 जो है ये इस दर्रे में स्थित है। उसके बाद आती है मध्य सह्याद्री, गोवा और कर्नाटक में स्थित है। विस्तार हमने देखा था 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक है मध्य सह्याद्री का विस्तार है। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट में हम देख रहे हैं, पश्चिमी घाट में जो मध्य सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। और यहाँ पे लो एस्क के जो भंडार हैं वो काफी अच्छी मात्रा में है। ठीक है, और कौन कौन सी पहाड़ियां? तो यहाँ पे बाबा बुदन पहाड़ियां जो हैं ये भी स्थित है मध्य सह्याद्री में, जो कि कव्वा और कहवा यानी कि कॉफी और लो एस्क के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे कॉफी की खेती होती है, कहवे की खेती होती है। और यहाँ पे लो एस्क के जो भंडार हैं ये भी मिलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियों में। दक्षिणी सह्याद्री कहाँ में स्थित है? केरल और तमिलनाडु में स्थित है। विस्तार की बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ियों से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। यहाँ पे भी कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी सह्याद्री में? एक यहाँ पे प्रमुख पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है अन्नामलाई पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। तो यह आपको ध्यान रखना है, अन्नाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दक्षिणी सह्याद्री में? तो कार्डमम पहाड़ियां, या फिर इन्हीं को बोला जाता है इलायची पहाड़ियां। अब इनको इलायची क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती की जाती है। मसालों की खेती जो है वो सबसे ज्यादा होती है कार्डमम पहाड़ियों में। और इनमें से भी मसालों में भी सबसे ज्यादा खेती होती है इलायची की, इसलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ गया इलायची पहाड़ी। तो इलायची पहाड़ी के नाम से भी पूछा जा सकता है और कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी
पूछा जा सकता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगस्त्यमलाई जो है ये कार्डमम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो पहाड़ियां हैं ये मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से भी मुख्यतः इलायची की खेती के लिए ये जो पहाड़ियां हैं ये प्रसिद्ध हैं और इसीलिए इनको इलायची पहाड़ियां बोला जाता है। और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दक्षिणी सह्याद्री में? तो पालानी पहाड़ियां भी हैं। यहाँ पे कोडई कनाल जो हिल स्टेशन है जो कि काफी प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे स्थित है? पालानी पहाड़ियों में स्थित है। कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं दक्षिणी सह्याद्री में। तो कौन कौन से दर्रे हैं? एक है पाल घाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, कोची कहाँ पे स्थित है? केरल में। तो केरल के कोची से लेके कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक ये जो पालघाट दर्रा है ये कोची को जोड़ता है कोयम्बटूर से। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये दर्रा। और कौन सा दर्रा है? सेनकोटा दर्रा जो कि अन्नामलाई और जो कार्डमम पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित है सेनकोटा का दर्रा। किसको जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है तिरुवनंतपुरम, उसको मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो इधर वाला था पश्चिमी घाट और इधर वाला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर बात की जाए तो इसको भी हम मैप से समझ लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी घाट के विस्तार की अगर बात की जाए तो महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक। कहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ? तमिलनाडु में है। तो महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तार है पूर्वी घाट का। तो महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। इसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरामाकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं पूर्वी घाट में? तो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिंदागाडा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन चोटियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अरामाकोंडा चोटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये जो चोटी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। जिंदागाडा चोटी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और कौन से घाट की है? तो पूर्वी घाट पे स्थित चोटियां हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वी घाट पे कई पहाड़ियां भी स्थित हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? शेषचलन पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो पहाड़ी है शेषचलन पहाड़ी ये लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाल चंदन जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। लाल चंदन यहाँ से प्राप्त किया जाता है। एक है नालामल्ला पहाड़ी, एक है एरामल्ला पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तमिलनाडु में भी स्थित हैं कुछ पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो कौन कौन सी हैं? जवादी पहाड़ी और शिवरोय पहाड़ी जो हैं ये स्थित हैं तमिलनाडु में। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जवादी और शिवरोय पहाड़ियाँ जो हैं ये स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ ही हैं। और शेषचलम, पालकोंडा, नालामल्ला, एरामल्ला और वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो सीधा सीधा पहाड़ी का नाम पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है? तो शेषचलम, पालकोंडा, नालामल्ला, एरामल्ला या वेलिकोंडा आपसे पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पे स्थित पहाड़ियाँ हैं। और जवादी और शिवरोय जो है ये तमिलनाडु में पूर्वी घाट पे स्थित पहाड़ियाँ हैं। अब हम देखते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। कहाँ पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ? काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रश्न बनता है नीलगिरी पहाड़ियों से। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यह आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो सीमा क्षेत्र है इन तीनों राज्यों की सीमा पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं ये दोनों घाट आके कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। हमने देखा था ये वाला हो गया पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। और दोनों घाट कहाँ पे मिल रहे हैं? आके नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है।
डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ पे चाय की रोपण कृषि जो है ये की जाती है और इन पहाड़ियों में मुख्यतः टोडा जनजाति जो है ये निवास करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति जो है ये मुख्यतः निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। और ये जो जनजाति है ये भैंसों का पालन करती है, तो भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पे निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, जिनके बारे में अपन ने देख लिया। तो ये हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है उसके बारे में देख लिया। ठीक है, तो अपन ने देख लिया हिमालय पर्वतीय भौतिक प्रदेश के बारे में। 2 नंबर पे अपन ने देखा उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में। 3 नंबर पे अपन ने देखा प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश के बारे में। अब अपना बचता है तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, और अगला हमारा आएगा द्वीपीय जो समूह प्रदेश है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो 2 भौतिक प्रदेश जो हैं इनके बारे में अभी हम देखेंगे, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो तटवर्ती मैदानी भौतिक प्रदेश और जो द्वीपीय समूह भौतिक प्रदेश है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।